नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ने के लिए एकदम तैयार होंगे। राहुल, अनुपमा, संजना, सोनू, ऋतिक, मनीष, शिवम, निशांत, पिंटू, आरती, निखिल, मनीष, रजनीश, अलका, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, जिनको बफरिंग हो रही है वो अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। यहां पर सब दुरुस्त चल रहा है एकदम। ठीक है, चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नीरज, लवकेश, राहुल, नित्या, नरोत्तम, शिवालिक, स्नेहा, उदय, सोनू, स्नेहा, आशीष। नोटिफिकेशन नहीं आया यार? नोटिफिकेशन तो गया है यहां से। एक बार और ट्राई करता हूं, रुको। अब तो खैर सभी के पास चला ही गया क्योंकि आप लोग आ गए हो, फिर भी बाकियों के पास चला जाएगा। ठीक है, आप बहुत कमजोर लग रहे हो। अरे इसको कमजोर नहीं कहते भाई, अब थोड़ा सही होने की तरफ बढ़ रहा हूं। हाँ जी, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन में जैसा आप सभी को मालूम है, कल हमने मांग और आपूर्ति से संबंधित कुछ बातें की थी। उम्मीद है आपको मांग से संबंधित जो भी आपूर्ति का नियम, वो आपूर्ति थी, वो समझ में आई होगी। अब इनको लेकर के मार्केट कैसे काम करता है, कल मैंने आपको बताया था कैसे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आज के सेशन में हम जानेंगे कि डिमांड और सप्लाई का ये जो असल कनेक्शन है ये कैसे तय होता है, क्या है सारा की सारा सीन इसका। तो चलिए बताते हैं। हाँ भाई, 2 बार नोटिफिकेशन आ गया ना? हाँ, आप सबके पास चला भी गया होगा डेफिनेटली। वेट कितना लूज हुआ? 21 kg। 21 आ जाओ। हाँ जी, तो मार्केट जो हमने कल कहानी सुनाई थी, जो लोग हमारी कल की क्लास में थे उन्हें समझ में आया होगा कि मार्केट अल्टीमेटली इन शब्दों का उपयोग कैसे करता है, डिमांड का, सप्लाई का, इनका उपयोग कैसे करता है। आइए अब हम मार्केट ने इन चीजों को समझा कैसे है, इनको बताते हैं। तो कल हमने बताया था मांग बढ़ने से सप्लाई के ऊपर महंगाई का क्या असर पड़ता है। अगर मांग बढ़ी, सप्लाई कम है तो महंगाई बढ़ती है, प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस से उत्पादन प्रभावित होता है, उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है। एक सर्कल समझाया था। आइए अब मैं दूसरी चीज बताता हूं। देखिए, डिमांड का सप्लाई से क्या रिलेशन है और कीमत का मांग से क्या रिलेशन है, ये दोनों बातें कई बार पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो पेपर में क्या पूछा जाता है आप सबसे, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये जो पॉइंट लिखा है ना, ऋणात्मक संबंध है। किसका? कीमत का। किसके साथ? मांग के साथ। यानी जो प्राइस है, जो आपकी प्राइस आपने वस्तु की रखी है, उसका डिमांड के साथ ऋणात्मक संबंध है। अब ये ऋणात्मक संबंध क्या होता है? जिसकी शुरुआत ऊंचाई से होती हो, जिसकी शुरुआत ऊंचाई से होती हो और वो नीचे की तरफ आता हो, इस प्रकार के संबंध ऋणात्मक संबंध कहलाते हैं। शुरुआत, जिन्हें ग्राफ पढ़ना आता है वो जान लें, ये हमेशा शून्य बिंदु है, यानी जीरो यहीं से शुरू है, ये समझिए आप। यहां से शुरू है, इसकी शुरुआत Q1 के अंदर, ये जो आप देख रहे हैं Q1 क्वांटिटी क्वार्टर जो देख रहे हैं, इसमें आप देखें तो आप पाएंगे कि शुरुआत में इसकी कीमत एकदम ऊपर थी। कोई भी क्वांटिटी है उसकी प्राइसेस, अगर क्वांटिटी वर्सेस प्राइवेट प्राइसेस का आप वो मैप देखें तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती चली गई है, प्राइसेस नीचे आती चली गई हैं। इसका अर्थ क्या निकला? इस तरफ क्या बढ़ती जा रही है? क्वांटिटी। इस तरफ क्या बढ़ती जा रही है? प्राइसेस। जब क्वांटिटी कम थी, भाई ऑब्वियस सी बात है, इस तरफ क्वांटिटी ज्यादा है तो यहां क्वांटिटी कम है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा होगा। जब किसी वस्तु की क्वांटिटी कम थी तो उसकी प्राइस क्या थी? ज्यादा थी। ठीक उसी प्रकार से जब उसकी क्वांटिटी बढ़ने लगी तो उसकी प्राइसेस घटने लगी। कल यही तो सीखा था हमने। एंड में क्या सीखा था कल? कि सबसे पहले तो क्या हुआ, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। कोरोना वाला एग्जांपल आपने देखा।
सप्लाई कम थी तो जिनके पास माल था उन्होंने माल महंगा कर दिया, मैं तो महंगा हो गया, खरीदार ज्यादा मिल गए, महंगा हो गया, प्राइसेस इंक्रीज हो गई। तो शुरुआत में मांग ज्यादा थी, डिमांड जो थी वो ज्यादा थी। ये डिमांड का रिलेशनशिप है, लेकिन डिमांड के रिलेशनशिप में डिमांड कहीं भी नहीं लिखी गई है, क्योंकि डिमांड को नापने की कोई भी औजार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि जब क्वांटिटी किसी वस्तु की कम थी तो उसकी प्राइस ज्यादा थी, क्वांटिटी बढ़ती गई तो उसकी प्राइस देखो आप नीचे उतरती चली गई, नीचे उतरती चली गई, यानी कि नीचे की तरफ आती चली गई। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए क्वांटिटी 1 तो उस समय प्राइस 1, क्वांटिटी 1 और प्राइस 1 का मतलब क्या हुआ, एक्स क्वांटिटी है एक किसी वस्तु का, मान लीजिए कि उदाहरण के लिए आज गोल्ड है, मार्केट में गोल्ड अगर प्रचुर मात्रा में हो जाएगा तो कोई खरीदने के लिए इतना पैसा नहीं खर्च करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, तब गोल्ड की क्वांटिटी कम है तो उसके प्राइसेस ज्यादा हैं। गोल्ड बढ़ा दीजिए मार्केट में तो उसके प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, देखिए ये नीचे आ गए। गोल्ड की क्वांटिटी और बढ़ा दीजिए मार्केट में, उसके प्राइसेस और नीचे आ गए। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, P3 वर्सेस Q3, P2 वर्सेस Q2, P1 वर्सेस Q1। तो ये क्या दर्शा रहा है, क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ प्राइसेस नीचे आती चली जाती हैं। तो ये तरह के ग्राफ जो कि ऊपर से नीचे आते हैं ऋणात्मक ग्रोथ वाले कहलाते हैं। तो मांग का नियम क्या कहता है, तो कई बार परीक्षाओं में आपसे सीधा सीधा रूल ऑफ लॉ पूछ लिया जाता है ये। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपसे कई बार ये पूछा जाता है पेपर के अंदर, और आपको वही रखना होता है, यही आंसर देके आना होता है। क्या कि कीमत और मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध है, यदि कीमतें अधिक होंगी तो मांग भी कम हो जाती है। अब उल्टा भी देख लेते हैं, डिमांड का क्या हाल होता है। मैंने कल भी आपसे कहा था, जब कीमत बढ़ने लगेगी तो उसके साथ साथ डिमांड का क्या हाल होगा। अब देखो आप, जब जब कीमत बढ़ती जाएगी किसी वस्तु की, कीमत बढ़ेगी ना तो उसकी डिमांड घटती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि असल में कीमतों के आधार पर ही लोग खरीदते हैं। कीमत कम करोगे डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि असल मायने में व्यक्ति तभी खरीदने निकलेगा जब उसे यह लगेगा कि हां वो खरीद सकता है। यह क्या हुआ, मांग का नियम। अब आपूर्ति का नियम सुनिए, सप्लाई कोई कब करेगा, तो कीमतों और आपूर्ति के बीच में धनात्मक संबंध है। वो कैसे, कीमतें बढ़ती हैं तो आपूर्ति बढ़ती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति उसे तत्काल प्रभाव से पैदा करना चाहता है। आपने कल क्या देखा, प्राइसेस इंक्रीज थी तो ही तो प्रोडक्शन बढ़ने लगा था। लोग प्राइसेस का लाभ उठाना चाहते हैं। आप सोचिए, अभी मैंने 2 दिन पहले एक टमाटर के ऊपर सेशन किया था यूट्यूब पे। मैंने बताया था कि टमाटर की कीमतें आसमान छू गई हैं। क्यों छू गई हैं, आसमान में इसलिए छू गई हैं क्योंकि टमाटर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले टमाटर 2.5 रुपए किलो तक बिका है मार्च में। बोले सर 2.5 रुपए किलो तक क्यों बिका है, मैंने कहा वो 2.5 रुपए किलो तक इसलिए बिका है क्योंकि टमाटर विक्रेताओं को लगा कि भैया हमारा इतना उत्पादन हो गया कि कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, इसलिए उन लोगों ने उत्पादन ही नहीं किया, टमाटर के पौधे ही नहीं लगाए। पौधे नहीं लगाए क्योंकि भाव बहुत मार्केट में गिर गया था, तो अचानक क्या हुआ, भाव बढ़ गया। अब क्या होगा, इतना महंगा टमाटर देखकर लोग क्या करेंगे कि यार टमाटर का ही एक बार बाग दोबारा लगा लेना चाहिए, जितना जल्दी हो जाए टमाटर मार्केट में अगर हम भेज गए तो आनंद हो जाएगा। बढ़ी हुई मांग के आधार पर अगर कोई आपूर्ति के लिए कुछ भी नया काम शुरू करता है तो इससे क्या होता है, कीमतें बढ़ने लगती हैं तो आपूर्ति के लिए लोग मेहनत करने लगते हैं, अर्थात कीमत के बढ़ने से आपूर्ति बढ़ने लगती है, लोग मोटिवेट होते हैं। बोले सर आपूर्ति का कीमत से इतना अच्छा रिलेशन है, कीमत के घटने पर आपूर्ति, कीमत के बढ़ने पर आपूर्ति, दोनों ही चीजें अपने आप अपोजिट परेशान होती हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल होती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये धनात्मक संबंध तो प्रोडक्शन भविष्य में बढ़ने लगता है। तो असल मायने में सच्चाई क्या है, मैंने कहा सच्चाई कुछ नहीं है, क्वांटिटी वर्सेस प्राइस का सीधा सा संबंध ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, एक मिनट, ये वो स्थिति है जिसे मार्केट अपने लिए देखकर रखता है। अर्थात प्राइसेस वर्सेस क्वांटिटी में प्राइसेस बढ़ रही हैं, सप्लाई कम है इसलिए प्राइसेस, उत्पादन बढ़ रहा है क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो प्राइस के अनुपात में ये जो क्वांटिटी का ग्राफ है ये एक जगह जाकर आपस में एक दूसरे को क्रॉस करता है। मतलब क्या हुआ, जब प्राइसेस ज्यादा थी क्वांटिटी घटने लगी, ऑब्वियस ही बात है,
क्वांटिटी के हिसाब से, क्वांटिटी 1 थी तब प्राइस ज्यादा थी, क्वांटिटी कम थी ना प्राइस ज्यादा थी। इस आधार पर तो यह ऋणात्मक रूप से जा रहा था, इस आधार पर यह धनात्मक रूप से जा रहा है। क्यों? प्राइसेस बढ़ रही हैं तो लोग सप्लाई, तो सप्लाई के केस में तो यह धनात्मक है, डिमांड के केस में यह नकारात्मक है। तो डिमांड और सप्लाई कहीं आपस में एक दूसरे से टकराती हैं क्या? बिल्कुल टकराती हैं। जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से टकराती हैं, असल में वही वस्तु का बाजार मूल्य निर्धारित करता है। बाजार मूल्य मतलब आपको कैसे पता कि टमाटर महंगे हैं? आपको इसलिए पता क्योंकि लंबे समय से टमाटर 2.5 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो के बीच में बिक रहे थे, 10 रुपए केजी के रूप में बिक रहे थे। जब लंबे समय से यहां बिक रहे थे, अचानक 100 पहुंच गए, इसलिए महंगा है सर। तो ये कैसे डिसाइड हुआ? तो लंबे समय तक मांग और आपूर्ति जहां एक दूसरे को टच करती रही, जिस प्राइस पर टच करती रही। आपने कई बार देखा होगा सोने के भाव में अचानक वृद्धि, सोने के भाव में अचानक गिरावट, लेकिन कभी भी वो घटकर 0 नहीं हो जाता, और एक स्टैंडर्ड भाव है जो वो हमेशा मेंटेन रखता है। तो कई बार आपने किसी से पूछा हो, भाई साहब गोल्ड क्या भाव चल रहा है? बोले भाई साहब कभी भी खरीद लेना, इतना प्लस माइनस ऊपर नीचे चलेगा। ये जो प्लस माइनस के बीच में जो उसने बात बोली ना, इतना तो है ही, ऊपर प्लस माइनस होगा। ये जो प्लस माइनस वाली बात बोली ना, ये उस वस्तु का बाजार मूल्य है। यानी प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी, प्राइस ज्यादा थी क्योंकि क्वांटिटी कम थी, प्राइस बढ़ने लगी क्योंकि क्वांटिटी कम थी। ये जो क्वांटिटी के साथ उनका रिलेशन है ना, जिस वस्तु पर तय होता है, जिस कोने पर तय होता है, वो वस्तु का बाजार मूल्य कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आए। बाकी मैंने अर्थव्यवस्था के प्रारूप आपको समझाई दिए, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, किसी भी व्यक्ति को कैसे पता कि उसे वस्तु की कीमत क्या रखनी चाहिए? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, आपको कैसे पता कि जो आपने कोर्स लॉन्च किया, जो आपने अभी आरएएस फाउंडेशन बैच लॉन्च किया, ये 7500 रुपए में आपको कुछ भी कमा के नहीं दे रहा है? भाई मैंने आपसे यही तो कहा था, मैंने कहा भाई 7500 में मैं अपनी जेब से ही लगाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको कैसे पता चल गया ये बात? मैंने कहा इसको भी आज आप भी समझ जाएंगे। बोले क्यों? मैंने कहा हर वस्तु की, हर सेवा की एक फैक्टर कॉस्ट होती है, उसके आधार पर ही आप तय कर पाते हैं कि वो वस्तु असल मायने में कितने की है। बोले कैसे? मैंने कहा चलिए अब मैं आपको फैक्टर कॉस्ट समझाता हूं। मैंने कहा किसी भी प्रकार का कोई भी काम शुरू करें, आप कोई उद्योग धंधा शुरू करें या फिर कोई उद्योग धंधे के साथ साथ, ध्रुव गुप्ता लिख रहे हैं सर यूपीएससी के लेवल तक पढ़ा दीजिएगा इकोनॉमी और पॉलिटी। बिल्कुल पढ़ा देंगे, है ना, क्योंकि आपने मुझे जो धनराशि दी है ना, उसमें मैं आपको ये बात समझाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा बेटा कि किस लेवल तक मुझे पढ़ाना चाहिए। चिंकी लिख रही हैं सर माई मेंटर कर्नल संजीत सिरोही वांट्स टू कोलैबोरेट विद यू इन फ्यूचर। चिंकी लिख रही हैं फॉर फ्यूचर, इन योर फ्यूचर एंडीवर हाउ टू कॉन्टैक्ट। चिंकी हमारी टेक्निकल, हमारी जो कॉल सेंटर टीम है ना, उसे कॉल कर लीजिए और उन्हें बता दीजिएगा क्लास में सर से बात हुई थी, और जो मैनेजमेंट में हमारी एचआर मैम है उनसे वो बात कर लेंगे, है ना, बोल दीजिएगा वो। ठीक है, चलिए तो अब सवाल ये पड़ चक्कर, जीडीपी कब पढ़ाएंगे? जब जीडीपी आएगी तब पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है ना। हाँ बहुत कुछ आएगा ना अभी, तो उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करिए। तो अब सवाल ये बनता है कि सर एक बात बताइए, कैसे डिसाइड होता है कि एप्पल के फोन की कीमत 1 लाख रुपए होगी? बड़ा सवाल है। या फिर सर आपके हाथ में जो ये पेन है जिससे आप यहां लिख रहे हो, ये 100 रुपए का है कि 1000 रुपए का है? ये कैसे डिसाइड होता है? ये कैसे पता चलता है कि ये कितने का है? कोई भी वस्तु मार्केट में अगर है तो उसका डिसीजन कैसे होता है? मैं कहा चलो बताते हैं उसका डिसीजन कैसे होता है। मैं कहा देखो, कोई भी वस्तु अगर निर्माण में आ रही है या निर्मित होकर आ रही है तो उसमें 4 बड़ी चीजें लगती हैं। क्या क्या लगती है? सबसे पहली चीज लगती है भूमि, लैंड, लैंड लगती है साहब। दूसरी चीज लगती है कैपिटल, पूंजी। तीसरी लगती है लेबर। चौथी लगती है बिजनेस। अब आप पूछेंगे मतलब? मैंने कहा सब समझ जाओगे, चिंता मत करो। कैसे?
भूमि जो है वो क्या खर्चा मांगती है? लैंड खर्चा मांगती है रेंट के रूप में। अभी मैं सब समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। कैपिटल जो आपने पैसा लगाया है वो क्या मांगता है? इंटरेस्ट मांगता है। मजदूर क्या मांगता है? मजदूरी मांगता है। और बिजनेस क्या मांगता है? प्रॉफिट मांगता है। ये चारों चीजें जब जुड़ती हैं ना, तब जाकर के वस्तु की रेट डिसाइड होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और आज आपको बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी बड़े शोरूम में कपड़े खरीदने जाएं या फिर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं। एक मध्यम वर्गीय परिवार जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, आप विचार करिएगा, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूं, अगर आपके भी ऐसे हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहां पे आपका एहसास क्या होता है? फादर जो हैं या जो जिसकी जेब से पैसा जा रहा है, वो पहले मीनू कार्ड खोलेगा, उसमें लिखा देखा पनीर, पनीर 2 प्याजा, नाम निकाला साहब, निकाला पनीर 2 प्याजा, और पिताजी ने देख करके कीमत देखी उसकी। भाई साहब सामने लिखा था 1 प्लेट 500 रुपए। चलिए, पिताजी ने अपने प्यार में अलाउ कर दिया कि बच्चों ने पनीर की सब्जी मंगाई है, कोई बात नहीं, कर दो अलाउ। कर दिया साहब, 500 रुपए आ गए। 500 रुपए की सब्जी ऑर्डर कर दी। वो सब्जी लेकर आया, सब्जी के अंदर कुछ पीसेस पनीर के थे। पापा ने मम्मी को देखा, मम्मी ने पापा को देखा, दोनों ने आंखों ही आंखों में बातें कर ली और समझ गए कहना क्या चाहते हैं। मम्मी तुरंत बोलेंगी, देखा जी 3 पनीर के टुकड़े हैं इसमें, 3 पनीर के टुकड़े 500 रुपए में 2 किलो पनीर आ जाता, 2 kg। अपन 15 दिन तक भी अगर ये 3 टुकड़े खाते ना तो खा लेते। इसमें जो ग्रेवी डली है, टमाटर प्याज जो भी है, 2 टमाटर 2 प्याज 2 अदरक, इनका इसके अंदर पूरा मामला है। बोले जी इसमें जो पनीर के टुकड़े हैं पड़े हैं ना, 10 रुपए से ऊपर के तो पनीर के टुकड़े नहीं है, और 10 रुपए से ऊपर की इसमें सब्जी नहीं है। देख रहे हो दुनिया को कैसे लूटा जा रहा है। बात समझ रहे हैं? सबसे पहली चीज क्या बोली? अजी देखते हो दुनिया को कैसे लूटा जा रहा है। बोले कैसे बताओ भगवान? बोले साहब 20 रुपए के माल को 500 रुपए में दिया जा रहा है। सब लोग चिंतित होकर के एक एक चम्मच पनीर अपनी प्लेटों में डाला, मुंह दबा के नीचे बच्चों ने खाना खाया। बच्चों ने स्वाद भी नहीं लिया, चुपचाप खाना खा लिया। घर आकर के बोले इससे अच्छा तो घर ही खा लेते, पेट भर के तो खाते, वहां तो सब्जी भी यूं टच करके खाई थी हमने, इतनी सी सब्जी में क्या पार पड़ती है। बिल्कुल सारे सवाल आपके सही हैं। और अंत तक कैलकुलेशन ये होती है कि हम लोगों ने जो रोटी खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, कम से कम 3000 रुपए हमारे खर्च हो गए। बताओ जी ये कोई बात हुई? 3000 रुपए में तो महीने भर का राशन आ जाता है। बड़ा सवाल है, महीने भर का राशन आ जाता है, क्या करें? सही बात है। अब क्या करना है मैं बताता हूं क्या करना है, क्योंकि आप लोगों को केवल एक चीज की कीमत पता थी, पनीर की और टमाटर की। आपको फैक्टर कॉस्ट नहीं पता थी। फैक्टर कॉस्ट क्या थी? आइए, फैक्टर कॉस्ट थी उस होटल को जिस जगह बनाया गया है, या जो रेस्टोरेंट जिस जगह बनाया गया है, उस जगह का किराया जहां वो रेस्टोरेंट बना है। संभवतया जिस बिल्डिंग में वो बना है, जहां पर आप गए हैं, जहां जाने की आपने इच्छा व्यक्त की है, वो शहर की कोई खास जगह होगी। खास जगह का मिनिमम किराया 50,000 रुपए होता ही है टीयर 2 सिटी में, और बढ़िया सिटी में जाओगे तो 1 लाख रुपए के आसपास होता ही है। यह बढ़िया शहर की बात है। जिस जगह आपने 50 लोगों की सिटिंग व्यवस्था करी, इतना किराया हो गया। पहला रेंट है। दूसरा, रेंट के अलावा दूसरी चीज लगी कैपिटल। कैपिटल क्या लगा सर रेस्टोरेंट में?
बताते हैं। आप जब रेस्टोरेंट में बैठे तो आपने चारों तरफ जो एसी चलते हुए देखे, आपको वो जो सुंदर सा एम्बियंस दिखाई दिया जिसमें आपको मजा आ गया, क्या सुंदर रेस्टोरेंट बनाया है। सोफे जिन पर आप बैठे, जिनको आपने मचक मचक के चेक किया, टेबल जिन पर आप बैठे, उनकी अपनी एक कॉस्ट है। एक 50 सीटर रेस्टोरेंट बनाने का मिनिमम से मिनिमम जो इंटीरियर का खर्चा है वो 20 लाख रुपए। ठीक है साहब, 20 लाख रुपए मिनिमम इंटीरियर का खर्चा है। कितना हो गया? 20 लाख रुपए। लीजिए साहब। ओके सर, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि भविष्य में अब आपको फैक्टर कॉस्ट कभी नहीं भूलोगे आप, और व्यापार सीख जाओगे यहीं से। तीसरी चीज, आपको जिसने खाना बना के खिलाया है वो एक शेफ है, उसकी एक सैलरी है, वो लेबर है। लेबर एक वो भी है जो आपको खाना सर्व करने आया, जो वेटर है। वेटर, शेफ, गार्ड गेट पे जो खड़ा था जिसने आपके लिए गेट का दरवाजा खोला वो, या फिर गेट के रेस्टोरेंट के जो बेंच पे बैठा हुआ व्यक्ति था जो आपको आते ही सबसे पहले बताया सर आप वहां जाके बैठिए, वो। एट ए टाइम कम से कम 5 से 10 वहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनकी तनख्वाह मिनिमम 20 से 25 हजार रुपए है। अगर ऐसा माना जाए तो कम से कम 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए तक भाई साहब ये मंथली किसका खर्चा आ गया? लेबर का खर्चा आ गया। इसके बाद में जिस भाई साहब ने ये आइडिया लिया था, कौन सा आइडिया लिया था कि भाई मैं रेस्टोरेंट चलाऊंगा, वो भाई साहब ने अपना कैपिटल लगाया था। भाई इतना रिस्क जिस आदमी ने लिया हो, क्या लिया? 50 हजार रुपए महीने का रेंट दे रहा है, 2.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से वो लोगों को किराया दे रहा, मतलब तनख्वाह दे रहा है। 3 लाख रुपए तो मंथली का खर्चा यही हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो और खर्चे हैं उसके इसमें शामिल, वो क्या क्या हैं? जैसे आप खाना खाओगे तो कच्चा माल आएगा, आप खाना खाओगे तो कच्चे माल के साथ साथ एसी चलेंगे तो बिजली का बिल आएगा, तेल आएगा, जो भी और संसाधन चाहिए वो आएगा। लगभग 5 लाख रुपए का उसको एनी टाइम अपनी किचन में सामान रखना पड़ेगा। किचन जो बनी है कम से कम 2-5 लाख रुपए की किचन बनी होगी। जिस आदमी ने 20 लाख रुपए का डायरेक्ट, यानी कम से कम जिस व्यक्ति ने 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 20 लाख का इंटीरियर, कम से कम 5 से 10 लाख की किचन बनकर तैयार होती है। घर में बनवाते हैं किचन तो 10-10 लाख रुपए की बनती है, तो जो होटल की किचन बनी है वो तो और बड़ी किचन होती है। तो कम से कम जिस आदमी ने 50 से 60-70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, मार्केट भाव के अनुसार अगर ब्याज चल रहा हो, म्यूचुअल फंड में अगर किसी ने 70 लाख रुपए डाल रखे हो 8% के हिसाब से, तो साल का उसे 5.6 लाख रुपए तो ब्याज मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड कमा के दे देगा 5-6 लाख रुपए। 6 का मतलब समझ रहे हैं आप कितना लाख रुपए कमा करके दे देगा? यही म्यूचुअल फंड जो मार्केट में चल रहा है 12×5=60, लगभग 50 हजार रुपए महीना। तो अगर वो 70 लाख रुपए निकाल करके केवल म्यूचुअल फंड में डाल देता तो भी 50 हजार रुपए महीने लेके वो साइड में हो जाता। उसके बावजूद भी बड़ा सवाल क्या बचता है कि वो लेकर का साइड में हो जाता, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा सवाल यह बनता है कि आज वो व्यक्ति अगर उद्योग डाला है, इस छोटे से उपक्रम को डाला है, तो वो अपना प्रॉफिट लेगा, और वो जो अपना प्रॉफिट लेगा वो कोशिश करेगा कि जो मार्केट से वो रिटर्न निकाल सकता था उससे ये थोड़ा ज्यादा हो। अर्थात मार्केट में ब्याज की रेट या मार्केट की जो एवरेज रिटर्न है वो 8% की अगर चल रही है, कम से कम 10 से 15% अगर हो तब तो उसको अपना समय निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर उसे पूरे टाइम बैठना पड़ेगा, उसको पूरा समय लगाना पड़ेगा। जबकि म्यूचुअल फंड में से कुछ नहीं करना, पैसा लगाना है, मार्केट अपने आप काम कर रहा है। अगर वो कम से कम 15% रिटर्न नहीं निकाल पाया, यानी 70 लाख लगा करके वो 10 लाख रुपए महीने का ब्याज, मतलब 10 लाख रुपए साल का नहीं कमा पाया, तो वो एक अच्छा उद्यमी नहीं कहलाएगा। तो अब आप विचार कीजिए, ये सब की सब पैसा निकलेगा कहां से? आंसर है आपसे निकलेगा। ये सब, ये 10 लाख क्या है? फैक्टर कॉस्ट है। अब इसकी फैक्टर कॉस्ट बढ़कर कितनी हो गई? ये भाई साहब 10 लाख रुपए और जोड़ दो 70 लाख में, तो 80 लाख रुपए फैक्टर कॉस्ट है एक रेस्टोरेंट की। मिनिमम 50 लाख और अधिकतम 80 लाख रुपए एक रेस्टोरेंट की फैक्टर कॉस्ट है। जिस पनीर को आपने अभी 20 रुपए का समझा था,
अब आपको असली वैल्यू समझ में आई कि वो 500 रुपए का कैसे पहुंचा। जिस कोल्ड ड्रिंक को पीते समय आपने कहा कि इसमें पानी है और चीनी है और कुछ नहीं है, बनाने की लागत 3-4 रुपए से ऊपर नहीं है, फिर वो आपको 40-50 रुपए की क्यों मिली? क्योंकि उसके अंदर इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार थम्स अप करिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लाजवाब तरीका है आपके समझाने का। सुमित सनोदिया, सर जी प्रिंट प्लीज पीडीएफ A4 में दीजिए, प्रिंट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी देते हैं बेटा। हालांकि मैंने कल कहा था हाँ जी, क्लियर? एक बार बता दो भाई, फैक्टर कॉस्ट समझ में आई कि नहीं आई? सर आपसे पढ़कर लगता है कि बिजनेस स्टार्ट कर दो। हिमांशी, जो माधव बैच में पढ़ाया जा रहा है वो दोबारा पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। बताइए। श्याम सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन आप बताइए, क्या आपको यह बात समझ में आई? अब कुछ लोगों को, जैसे मैंने अभी हैंड रिटन नोट्स निकाले, 4500 रुपए के नोट्स रखे, आपको पता चला होगा कि मैं क्यों कह रहा था कि मेरे पास में कुछ नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? मैंने कल आपको एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा। उसमें पूरी एक इंडस्ट्री लगी है प्रिंट करने वाली, इतनी लेबर लगी है, इतना कागज लगा है, कम से कम 3 ट्रक तो कागज लग चुका है उस नोट्स को छपने में। आपने कल एक वीडियो देखा होगा, अंकित इंस्पायर इंडिया पे मैंने डाला था प्रिंटिंग के अपडेट के लिए, अगर आपने देखा हो। इतने सारे पेजेस बनना, छपना, छप करके आना, बैठ करके टीम का लिखना, टीम का तनख्वाह, जहां वो बैठी है उसका किराया, जो उसके ऊपर मेंटर बैठे उसका किराया, और उसके बाद में मैं जो एक उद्यमी की भूमिका में हूं, जो ये सोचता हूं कि अगर मैं कहीं लेबर ही रहता तो मेरे पास में इतना पैसा तो मिनिमम मुझे सामने वाला ही दे देता। भाई मैं जहां कहीं पर भी किसी भी यूनिकॉर्न में था तो वहां मुझे भगवान के आशीर्वाद से इतना पैसा मिलता था कि वो इंडिया में शायद 1% लोगों के पास भी नहीं है ना? मतलब इंटरनेट पर भी ये चीज वायरल हुई है खूब, ठीक है? तो इसका मतलब जब आप उद्यम करने निकले हो तो जो आपको मिल रहा है उससे ज्यादा का एक्सपेक्टेशन लोगे कि भाई मैं जब खुद से काम करूंगा तो एटलीस्ट इससे ज्यादा तो बने। उससे फैक्टर कॉस्ट किसी भी चीज की डिसाइड होती है। आज कोई भी व्यक्ति जो वो कर रहा है उससे अच्छे की अपेक्षा करेगा। उम्मीद है आपको फैक्टर कॉस्ट शब्द समझ में आ गया होगा। तो इकोनॉमी में जिन्हें ये समझ में आ गया वो सबसे बड़ा इकोनॉमी समझ गए। रजनी, आपकी एफर्ट समझ में आ गया और संजना को बचपन की एबीसीडी की तरह इकोनॉमिक्स समझ में आ गई है। क्लियर है? तो फैक्टर कॉस्ट का चैप्टर क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर कॉस्ट क्या है क्लियर हो गया। तो ये जितना भी है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब मिलकर के फैक्टर कॉस्ट डिसाइड करती है। उम्मीद है अब आपको ये फैक्टर कॉस्ट बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दीजिए। आखिरी पॉइंट जो आज का है वो भी समझ लीजिए। सरकारों का काम क्या है फिर, जब सब कुछ ही अपने आप से चल रहा है तो सरकारें क्या कर रही हैं? चलिए अब वो भी समझ लीजिए। देखिए क्या है ना, हमारे देश में आपके जेब में कितना पैसा हो यह डिसाइड करने की पावर भी सरकार के पास है। जैसे
क्या डिसाइड करती है सरकार, क्योंकि इसके बाद में अगला जो चैप्टर है हमारा वो बैंकिंग ही है। बस आज आपको ये आखिरी चीज समझनी है, फिर इसके बाद में बैंकिंग में अपन एंट्री कर जाएंगे, ठीक है ना। सर वो किसी की नौकरी थी, यहां आप अपना कर रहे हैं, इससे पॉपकॉर्न अच्छा है। लेकिन बेटा पॉपकॉर्न के लिए मक्का खरीदनी तो पड़ेगी ना, इतना तो हो आपके पास कि जो आपका कैपेसिटी। आज आप विचार करिए, आज मेरी जैसी स्थिति में जहां पे मैं खड़ा हूं, भगवान के आशीर्वाद से खूब सारी काबिलियत लेके खड़ा हूं, मतलब इतनी काबिलियत लेने के लिए भी लोगों को खूब सारा समय लगता है ना, मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, तो उसकी एक अपनी फैक्टर कॉस्ट है। वो फैक्टर कॉस्ट में डिजर्व करता हूं, और वो जो फैक्टर कॉस्ट डिजर्व करता हूं, जब वो चीज नहीं आती तब मैं आपको बताता हूं कि ये मेरे को इतने में नहीं पड़ रहा है ना। तो ये अब आपको समझ में आ गया। अब इस बात को समझ गया वो दुनिया के बहुत सारे रहस्य समझ गया। चलिए आगे इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो अब क्या है, आपने डिमांड समझ ली, सप्लाई समझ ली। सरकार को यह कैसे पता चलता है सर कि आज इंसान को क्या चाहिए? मैंने कहा यार महंगाई नापती है सरकार तो। सर महंगाई कैसे नापती है? मैंने कहा भैया अपने देश के अंदर एक विभाग है, सांख्यिकी विभाग, स्टैटिकल ऑफिस, उसका काम ही यह है कि वो डेटा इकट्ठा करता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर आता है, वो केवल और केवल एनएसओ के माध्यम से, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के माध्यम से सैंपल इकट्ठे करता है, डेटा इकट्ठे करता है। बोले ओके, यानी कि डिपार्टमेंट है अपने पास? मैंने कहा ऑलरेडी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले अच्छा, तो सर फिर एक बात बताइए, जब हमारे पास में डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी हैं तो फिर हम कहां मात खाते हैं? हमने कहा कहीं मात नहीं खाते। तो फिर सरकार क्या करती है? अरे हमने कहा सरकार के अधीन तो डिपार्टमेंट आता है। बोले नहीं सर, मैं तो ये जानना चाहता हूं मेरे जेब में रखे हुए पैसे को सरकार कैसे नियंत्रित करती है। मैंने कहा सरकार के पास में दो तरीके हैं, दो शस्त्र हैं जिनके माध्यम से सरकार आपके पैसे जेब में जो रखे हुए हैं उन्हें बैठी बैठी वहीं से नियंत्रित करती है। कैसे? आइए मैं बताता हूं। सरकार के पास में दो तरीके हैं, उनको आप पॉलिसी के नाम से जानते हैं। कौन सी पॉलिसी है साहब? एक का नाम है फिस्कल पॉलिसी और एक का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा बाय द वे, ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? ये पूरा बैंकिंग का जो चैप्टर है ना वो इसी पे टिका हुआ है ना। तो इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए फिस्कल पॉलिसी जान लीजिए, इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा पॉलिटी के अंदर होगी। बोले क्यों? मैंने कहा जो आप बजट सुनते हैं ना, बजट, वो असल में फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट है, और जो आप चैप्टर पढ़ते हैं बैंकिंग, वो असल में मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। मैं केवल आपको मूलभूत जानकारी दे देता हूं, बस वो इतनी सी है कि आपके जेब में रखे पैसे को सरकार नियंत्रित करने के लिए जो सरकार के द्वारा आरबीआई के माध्यम से पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाई जाती है वो तो है मॉनेटरी पॉलिसी, और आरबीआई के अलावा वित्त विभाग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा जो चीजें अप्लाई करवाई जाती हैं वो है फिस्कल पॉलिसी। बोले सर क्या आरबीआई वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आती क्या? नहीं, आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है ना, वो अंडर में नहीं आती है, लेकिन हां उसके ऊपर आपातकाल की स्थिति में केंद्र नियंत्रण कर सकता है। उसकी व्यवस्था बिल्कुल वैसे ही जैसे सीएजी की व्यवस्था है कि वो इंडिपेंडेंसी जीती है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही हो। अच्छा, इसके बाद में फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे होती है? मैंने कहा भाई जब बजट बनता है ना, बजट, तो सरकार दो बातें चेक करती है, कमाएंगे कैसे और खर्च कहां कहां करेंगे। फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से सरकार आप पर कितने टैक्स लगाएं ये डिसाइड करती है। बोले सर सरकार कहां टैक्स लगाती है हमारे ऊपर? हमने कहा भाई जो आज आप घर बैठे बैठे हर चीज पर जीएसटी दे रहे हैं, आपको पता है जब आप लोग 7500 रुपए का कोर्स खरीदते हैं ना, कोर्स के खरीदते ही उसमें से 1600 रुपए सरकार अपना हिस्सा लेके साइड में हो जाती है। सरकार ने मुझे क्या दिया? इंटरनेट का पेमेंट मैं कर रहा हूं, बिजली का पेमेंट मैं कर रहा हूं, टीचर्स का पेमेंट मैं कर रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं। सरकार ने क्या ले लिया मुझसे? 1600 रुपए। सरकार क्या कहती है? हम तुम पर शासन करने के लिए हैं। गांधी जी ने इसीलिए कहा था सरकार होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार शोषण का तरीका है। गांधी जी का अगर मत मान लेते, इसलिए गांधी जी के ऊपर अभी आरएएस मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था। क्या आया था? कि सरकार जो है वो शोषण का तरीका है। गांधी जी के मत से आप कितने, यूपीएससी में क्वेश्चन था, इवन 2018 का प्रीलिम्स का पेपर उठाइए, 18 या 19 का, जिसमें गांधी जी को अराजकतावादी कहा गया है।
कि गांधी जी की विचारधारा में कौन सी चीज सत्य बैठती है। गांधी जी अराजकतावादी थे, यानी अनार्किस्ट थे। वो कहते थे कि शासन व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए, शासन व्यवस्था शोषण का तरीका है और यह शोषण करती है। जब देश आजाद हो गया था उसके बाद भी गांधी जी ने कोई पद क्यों नहीं लिया? वो ये मानते थे कि भैया ये शासन जो भी करेंगे ये शोषण करेंगे। आप सोचिए ना, आपके 7500 में सीधा सीधा उठा करके सरकार अपना हिस्सा लेके अलग हो जाती है। 1600 रुपए सरकार के पास चला गया। उसके बाद 1600 रुपए, 1500 से 1600 रुपए सरकार के पास चला गया। बचे कितने पैसे? 6000 रुपए। 6000 रुपए की फैक्टर कॉस्ट निकालिए आप। सारे टीचर्स जिनका मीटर घंटे के हिसाब से चालू है, कुछ का बच्चों के हिसाब से चालू है, सारी इलेक्ट्रिसिटी, पूरी की पूरी बैकग्राउंड में बैठी टेक्निकल टीम, पीछे से खड़ा हुआ मैं जिसने अपना पूरा कैरियर दांव पे लगा रखा है। इसके बाद में साल भर तक आपको इतने दिन तक एप्लीकेशन पर चीजें मुहैया करानी है। उसमें से एप्लीकेशन वालों का अपना कमीशन कि साहब ये एप्लीकेशन का किराया है। आकर पता है क्या बचती है? केवल दुआ ही बचती है। जो उसमें कई बच्चे लिख रहे हैं ना कि सर ये तो आपको दुआ भी तो मिल रही है, जो दुआ के अलावा 2-5 पैसे बचते हैं, फिर वो कुछ बच्चों को जिन्होंने कह रखा है सर कि यूपी पीसीएस शुरू करिए, बिहार पीसीएस शुरू करिए, वो वहां चला जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कहानी क्या है? तो असल में टैक्सेशन आपकी हर वस्तु पर है। ये तो मैंने मेरा दुख रोया, आप तो अपना भी देख सकते हैं। आप लोग जितनी भी चीजें खरीद रहे हैं, आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, मोबाइल की एक कीमत होती है, उस कीमत के साथ में इतना बड़ा टैक्स निकल कर आता है। जब मैंने साल भर पहले फॉर्च्यूनर ली थी, फॉर्च्यूनर की एक्स शोरूम कीमत थी 38.5 लाख मात्र, यानी शोरूम में तो वो 38.5 लाख की खड़ी है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई वो पड़ी 50 लाख की। कहां गए 11.5 लाख रुपए? सरकार ने टैक्स मुझसे ले लिया, रोड टैक्स के नाम पर, इंश्योरेंस के नाम पर, आरटीओ टैक्स के नाम पर, सबके नाम पर ले लीजिए। जो कंपनी वाला बेचा उसने भी 28% लग्जरी गुड के नाम पर सरकार को टैक्स दिया। एक फॉर्च्यूनर बिकी तो सरकार को पता है कितनी कमाई हुई? अब आप लगाओ 38 लाख का 28%, 30, 4 दिया 12 लाख। एक फॉर्च्यूनर बिकी तो सरकार को 24 लाख रुपए मिले, यानी 50 लाख की गाड़ी में 24 लाख सरकार के हैं। अंदाजा लगाओ अब आप, क्या चीज है सरकार? असली गाड़ी की कीमत कितनी थी? असली में तो वो गाड़ी 24 लाख की पड़ रही थी। इतना सरकार का टैक्स था उसमें। इसी वजह से आप में से कुछ लोग विदेशों में देखते हैं कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। जैसे दुबई के अंदर टैक्सी के अंदर कोरोला चलती है, जो कि इंडिया के अंदर 25 लाख की गाड़ी है। कोरोला एल्टिस जो है वो चलती है। वहां पर आम आदमी भी BMW ऑडी लेके घूम रहा है। क्यों? टैक्सेशन नहीं है। सरकार केवल 5% टैक्स वसूलती है, वो भी वैट के नाम से, और विदेशी हो तो वो भी पैसा वापस। सोचो आप, यानी वहां फॉर्च्यूनर कितने की हुई? 25 लाख की फॉर्च्यूनर मुश्किल से 5 दूनी 10, 26, 27 लाख की हुई। यहां पर कितने की है भाई? 50 लाख की है। इससे अंदाजा लगा लो आप क्या है टैक्सेशन। और ये हर आदमी दे रहा है, मैं ही नहीं दे रहा। कोई भी व्यक्ति उठाकर देख लो आप मोबाइल ले लो अपने यहां पे। आपने कई बार सुना होगा ना, भाई दुबई से आओ तो लैपटॉप लेते आना, टीवी लेते आना। क्यों? वहां टैक्स नहीं है। तो टैक्सेशन सरकार कैसे लेती है? तरीके मैंने आपको बता दिए, जीएसटी के नाम पर। और इंडिविजुअल के नाम पर टैक्सेशन लिया जाता है आप सबसे। किस तरीके से? कि हां भाई आपके ऊपर इनकम टैक्स है, उस प्रकार से उठा करके आपसे टैक्स ले लिया जाता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तीसरी चीज, इनकम टैक्स आपसे ले लिया, जो कि आपने कितना कमाया उससे सीधा उठा करके ले लिया, दैट इज इनकम टैक्स। और जो आपने वस्तु विक्रय करी उस पर जीएसटी चला गया। तो टैक्सेशन के नाम पर सरकार ने, मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए तो लोग कहते हैं अगर कुछ बनना है तो नेता बनो भैया, मंत्री बनो। कमाना नहीं है, लोगों की जेब से छीनना है। मतलब सरकार के अंदर घुस जाओ, पैसा लोगों से लो। हाँ भाई, तरीके बताओ कैसे पैसे लिए जा सकते हैं। ये जो टैक्सेशन है, हम सोचते हैं हम इनकम टैक्स पे नहीं करते, आहा हम कितने खुशी हैं। नहीं भाई, आप सब लोग टैक्स पे कर रहे हो। आप सड़क पर चल रहे हो तो रोड टैक्स दे रहे हो। आपकी गाड़ी सड़क पर खड़ी हो रही है तो शपथ पत्र लगा हुआ है आपका, सब पर पैसा लगा हुआ है। ठीक है, ये टैक्सेस कौन सरकार डिसाइड करती है? फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से। जो बजट आता है ना, वित्त मंत्री जो बजट पेश करता है वो यहीं से होता है। फिर फिस्कल पॉलिसी के अंदर एक चीज है स्पेंडिंग। सर ये सरकार इतने पैसे का करती क्या है? एक बड़ा सवाल बच्चे ने पूछ भी लिया, सर फिर इतने टैक्स का करती क्या है? तो पैसे का करती क्या है सरकार? अब सरकार इससे
अपने वो सारे वादे पूरे करती है जिसकी वजह से वो फिर सरकार में आ सके। जैसे सरकार ने कहा, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, गहलोत साहब ने सरकार में आने के लिए क्या तरीके अपनाए, सरकार में वापस आने के लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ फ्री करो भाई, बिजली 100 यूनिट फ्री, चिकित्सा 25 लाख का बीमा फ्री, रोड टोल टैक्स फ्री। बीच में तो टोल टैक्स ही हटा दिए थे, लेकिन अब तो खैर वापस से लग गए। कोई भी और चीज उठा लो, पानी के ऊपर, किसानों के बिल के ऊपर ऋण माफी, कुछ भी, किसानों के मतलब महिलाओं को मोबाइल फ्री, इनको ये फ्री। आ कहां से रहा है वो आपके टैक्स से आ रहा है। तो सरकार क्या कर, अच्छा, और इमेज किसकी बन रही है? देखो, टैक्स आप पर लग रहा है, इमेज किसकी बन रही है? सरकार की। लग क्या रहा है? वाओ, क्या गवर्नमेंट ग्रेट है, मजेदार है कांग्रेस की गवर्नमेंट, मजेदार है बीजेपी की गवर्नमेंट, मजेदार है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट। सोचो कितना मूर्ख बनाया जाता है हमें। मतलब आप विचार करिए, आज अगर बीजेपी का क्या डायलॉग है, हमने ये सारी रोड आपके साथ जोड़ दी, हमने ये सड़कें बना दी, हमने वंदे भारत चला दी, वंदे भारत फ्री में चला दी, गरीब के लिए है वंदे भारत। एक भी गरीब बैठा दिखा क्या वंदे भारत में? शताब्दी से भी डबल किराया है उसका। क्या वंदे भारत? एक भी। आप मोदी जी जाते हैं, झंडा दिखा के इनॉग्रेशन करके आ जाते हैं कि झंडा लग गया, चलो भाई हो गया। देखा क्या कभी भी आपने किसी गरीब आदमी को वंदे भारत में बैठे हुए? किसके लिए हो? जहां से पैसे कमाए जा सके, वहां से पैसा मिलेगा, वो मोटा किराया मिलेगा, मोटे किराए से सरकार फिर कुछ अनाउंसमेंट, सड़क बना दी, एक्सप्रेस हाईवेज बना दिए। एक्सप्रेस हाईवे 1 किलोमीटर चलने का किराया 1.5 रुपया है एक्सप्रेस हाईवे पे, टोल टैक्स जिसे आप बोलते हैं। 300 किलोमीटर का रास्ता तय करोगे, 450 से लेके 500 रुपए टोल टैक्स दोगे। गाड़ी आपकी, डीजल आपका, सब आपका। समझ में आ गया? इसलिए बनना क्या चाहिए? सरकार बनना चाहिए। सरकार क्या करती है? एक की जेब से पैसा लेती है, दूसरे को देती है, दोनों ही खुश हो रहे हैं। मेरी सरकार कितनी अच्छी है। क्योंकि आपको क्या फीलिंग दे रही है? अरे यार मजा ही आ गया, बिजली का बिल फ्री हो गया। वहीं पर जब आप डीजल के लिए लाइन में खड़े हुए थे तो आपको डीजल का बिल दिख रहा है, 100 रुपए लीटर डीजल हो गया। अरे महाराज, वो डीजल 100 रुपए लीटर इसलिए हुआ क्योंकि सरकार को तो वो 32 रुपए लीटर पड़ रहा है। वो जो आप एक्स्ट्रा जो पैसे दे रहे हो ना, 68 रुपए, वो 68 रुपए आपको घूम के सरकार दे रही है। इससे आपको क्या लग रहा है? मेरी सरकार ग्रेट है। कोई सरकार ग्रेट नहीं है, आप लोग बेवकूफ हैं। हम और आप एकदम मूर्ख हैं। हमें पता ही नहीं है कि ये सब चीज चल क्या रही है। जिन्हें पता है वो मुट्ठी भर लोग हैं। आप सोचिए कितना संगठित रूप से किया गया ये प्लानिंग है। हमारे देश में पढ़ाई किसकी कराई जा रही है? साइंस की पढ़ाई कराई जा रही है। 12th तक हर बच्चा, मतलब आप ये पकड़ लो 75% से ऊपर बच्चा साइंस पढ़ रहा है। 75% पॉपुलेशन साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस मैथ्स ये पढ़ रही है। उन्हें पता ही नहीं है देश कैसे चल रहा है। ले देकर जो बच्चा आर्ट्स ले रहा है उसके मन में ऐसी हीन भावना भर दी कि अरे तुम्हारे नंबर कम आए थे, तुमको कौन मानेगा। 25, मैं कहता हूं कई बार कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, कंपटीशन, इनकी तैयारी इसलिए मत करो कि आपको नौकरी मिलेगी। आप इसलिए करो कि आप ऐसे नागरिक बनोगे जिसे सब समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। आप बोल पाओगे कि पता है चल क्या रहा है। क्लियर है? दैट इज फिस्कल पॉलिसी। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? तो आपको मेरा मत आपको भड़काना नहीं है, सच्चाई का साक्षात्कार है एजुकेशन। और क्या है? एजुकेशन से क्या मिलेगा? तो आपको यहां पे क्या समझ में आ गया? फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी तो कल से शुरू हो ही जाएगी जब बैंकिंग शुरू होगी। ये गवर्नमेंट द्वारा सेट होती है, ये सेंट्रल बैंक आरबीआई द्वारा सेट होती है। इसमें कोई टारगेट नहीं होता, इसका टारगेट इन्फ्लेशन होता है। मैंने कल ही बताया था, महंगाई नियंत्रण 4% ±2 इसी के बीच में रखना होता है। ठीक है ना? साइड इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट, साइंस वाले बेचारे तो कभी जान ही नहीं पाते, उनके साथ खेला हो गया, जीवन भर नहीं समझ पाते देश में चल क्या रहा है। वो सोचते हैं सरकार अच्छी है। साइड इफेक्ट गवर्नमेंट बजट बोरिंग, ये करते हैं। साइड इफेक्ट के अंदर मार्केट के अंदर एक्सचेंज रेट बढ़ती है। सब अभी जब वो चालू होगा ना कल से बैंकिंग, तब ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? चलिए, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात अब प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। यहां तक का कंटेंट पूरा हुआ। कल से अपन बैंकिंग के अंदर एंट्री करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, बाकी फिर कल से एंट्री करते हैं। आज के लिए इतना ही।
क्या सर दुबई में गवर्नमेंट सब जनता के लिए ये सब नहीं करती क्या? बेटा दुबई के अंदर गवर्नमेंट राजाओं की गवर्नमेंट है, लंबे समय से गवर्नमेंट चली आ रही है। उन्होंने अपनी जेब से इन्वेस्ट किया दुबई को एक डेजर्ट को शहर बनाने के लिए। शुभम नहीं कर सकते ऑनलाइन। मनीष सारी कक्षाएं पूरी हैं, जाकर तसल्ली से देखो, और जब ये सर्कल पूरा हो जाएगा तब